हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आप लोग का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उस पर उसका जो एक प्रैक्टिस सेट है यानी कि मॉडल सेट है, आज हम लोग उसको देखेंगे। इसमें सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा जो कि संभावित प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आज हम लोग वही प्रश्न देखेंगे और लगभग ये सिर्फ जीके का जो 50 क्वेश्चन है और साइंस का 25 रहता है। तो आज हम लोग सिर्फ जीके का देखेंगे। ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं, लगभग इसमें आपको 150 से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा वीडियो पे आते हैं। तो ये आपका सचिवालय सहायक का जो 1360 सीट है और योजना सहायक का इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। तो टोटल हमारा आज 50 सवाल रहेगा। चलिए पहला सवाल आप लोग जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सुमेलित कीजिए। इस तरह का आप लोग को डेट वाइज सब रहता है, ठीक है। तो इसे आप लोग, चलिए पहला सवाल हमारा है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन और भारत छोड़ो आंदोलन ये कब कब और किस ईस्वी में हुआ था। तो चलिए ये आपका नीचे है, नीचे आपका ऑप्शन है। आप लोग बताइए इसका कौन सा होगा सही आंसर। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो जानते हैं पहले आप लोग उसे टिक कीजिए। आप लोग को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो देख लीजिए डी का वन यहाँ है और यहाँ है। अब चलिए हम अगला देखते हैं कि असहयोग आंदोलन हमें पता है कि 1920 में हुआ था। तो 1920 कहाँ है, 4 में। तो हम लोग देखिए पहला का 4, देखिए इधर भी 4 इधर भी 4, यानी कि ऑप्शन बी या सी में ही कोई एक होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जगह ही ये आपका नमक सत्याग्रह के विरोध में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और इस समय ये 1930 का जो डेट है ये इस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय 1932 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। और 1931 में इस अधिवेशन में सिर्फ कांग्रेस ने भाग लिया था और बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था और सरोजिनी नायडू। चलिए अब हम लोग का इतना सवाल। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। और ये कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन तो आप लोग जानते हैं 1937 में हुआ था। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल। चलिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित 4 घटनाओं को कूट का प्रयोग करते हुए सही कालक्रम का चयन कीजिए, यानी कि कौन घटना पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, सीरियली ढंग से देखिए। चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता, ये कब कब हुआ था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अभी मैंने आपको कहा 1931 में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये भी 1931 में हुआ था और भगत सिंह को फांसी ये भी 1931 में ही हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये भी 1931 में ही हुआ था। ये चारों का चारों घटना 1931 में ही हुआ था। अब आप लोग को इसका एक फैक्ट डेट याद होना चाहिए कि ये कब हुआ था, तभी ही ये सवाल बनेगा। चलिए देखिए अब ये कब हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता आप लोग को पहले जो जान रहे हैं पहले उसे देखिए। देखिए आप लोग को पता होगा भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो ये 23 मार्च 1931 को हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अब हम अगला देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को, ठीक है। अब भारतीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कराची अधिवेशन ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये 26 मार्च को हुआ था ये, ठीक है। ये 26 मार्च को हुआ था। अब देखिए हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं, हम लोग सीरियल वाइज देख लेते हैं कि पहले कौन हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले ये 5 मार्च, ठीक है, ये सबसे पहले हुआ था 5 मार्च। गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए
चलिए तो पहले इसका ये 4, 3, 2, 1 होगा, ठीक है। 5 मार्च, 23 मार्च, फिर 26 मार्च, फिर 7 सितंबर, ठीक है। 4, 3, 2, 1, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए हम इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है इसका, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये कराची अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का मांग किया गया था, इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का मांग किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। चलिए देखते किसने कहा था। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। और कहाँ कहा था, तो शांति निकेतन में। शांति निकेतन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो 1938वां अधिवेशन हो रहा था, 1938 ईस्वी में जो अधिवेशन हो रहा था, कहाँ, तो शांति निकेतन में इन्हें कहा था। और कब, जब 1938 के अधिवेशन में, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था, 1938 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद कहा था। कहाँ से कहा था, तो शांति निकेतन में कहा था, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और आता है, महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने बापू, महात्मा गांधी को बापू कहा था, ठीक है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। चलिए अब देखते हैं कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, तो देशभक्तों का देशभक्त, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशभक्तों का देशभक्त कहा था, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। इसे आप लोग याद रखेंगे, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसे, सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने कहा था। अब चलिए अब देखते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1931 में। इसी समय पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और अब देखते हैं कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद गुजरात की महिलाओं ने दिया था। कैसे, तो महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा, इसे आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी, लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी, लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने इसे लौह पुरुष की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे कि हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल। निम्नलिखित में से एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो होता था, जो कि 1916 में लखनऊ में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था, सवाल ये पूछ रहा है। तो ये चलिए ऑप्शन में कौन है, बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, AC मजूमदार। किसने किया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन बहुत मुख्य है। क्यों ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए थे, सभी एकत्रित हुए थे। और और इसी समय सबको एक साथ हुए थे, तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लखनऊ का अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा, यानी कि AC मजूमदार के द्वारा ये किया गया था। अब चलिए अगला देखते हैं। और ये जो नरम दल और गरम दल क्या है, कि ये देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में एक नरम दल थे और एक गरम दल थे। गरम दल में लाल बाल पाल और घोष थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब गरम दल के नेता थे। तो दोनों में फुट हो गया था और दोनों अलग अलग हो गए थे। तो इसी 1916 के अधिवेशन में सभी कोई एक हुए थे, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अब रहा कि आप लोग बताइए कि 1917 उसके बाद 1917 में पहली
महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी और किस अधिवेशन में बनी थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? बेसेंट, ठीक, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय महिला नहीं, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी और ये कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। और पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजनी नायडू होगा, ठीक है, पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे और जो आप लोग को पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है वीडियो रोक करके उस पॉइंट को लिखें और बार बार उस पॉइंट को रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम इसी तरह का सवाल रहेगा और यही लेवल रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लैंड की, वो भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किस युद्ध में मानी जाती है? पहला है बक्सर, प्लासी, हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत का युद्ध। चारों में से किस युद्ध में माना जाता है? तो देखिए ये जो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि बक्सर युद्ध में माना जाता है, क्योंकि बक्सर युद्ध में तीनों सेना उधर था और ये शुजाउद्दौला था और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और आपका ये मीर कासिम, ये तीनों संयुक्त सेना मिल करके और अकेले ब्रिटिश लड़ रहे थे। और इस ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? उस समय हेक्टर मुनरो था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? जो हेक्टर मुनरो था। और ये बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और अगर पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था और प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का युद्ध तो आप लोग को पता होगा, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? आप लोग कम से कम डेट याद रखें। पहला 1526 में हुआ था, ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध 1561 में हुआ था, 1556 में, और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों का आप लोग डेट याद रखेंगे, डेट पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए अगला और पूछे हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का आप लोग युद्ध याद रखेंगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका ये इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, किसने कहा था कि ये 1857 की ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है? तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था कि ये 1857 की विद्रोह की पहली लड़ाई है। और ये जो सेन है, ये जो आपका सेन है यानी कि आपका S.N. सेन, ये सरकारी इतिहासकार था। इसके द्वारा बुक लिखा गया था 1857 बुक लिखा गया था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया। तो ये सब आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग और फाहियान। तो यहाँ विदेशी यात्री का पूछ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आप लोग मेगास्थनीज नहीं मारिएगा, मेगास्थनीज नहीं होगा, ये ह्वेनसांग होगा, ठीक है, ह्वेनसांग होगा। मेगास्थनीज क्यों नहीं होगा? देखिए मेगास्थनीज क्या था? ये राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। ये राजदूत था, जबकि ये यात्री था। ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो 629 ईस्वी से 643 ईस्वी के बीच आया था। 629 से 643 ईस्वी के बीच आया था। अब पूछे कि फाहियान कब आया था? फाहियान, तो देखिए फाहियान ये आपका 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक ये रहा था, ठीक है। और मेगास्थनीज कब आया था? 305 ईस्वी पूर्व, और ये लोग 399 ईस्वी, ठीक है। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दास प्रथा की समाप्ति, ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये आपका दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कब हुई थी? जजिया करके समाप्ति कब हुई थी? सूबे का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग इसका जवाब दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग पहले जो जानते हैं उसको पहले टिक कीजिए, हो सकता है वहाँ से आपका आंसर निकल जाए, ठीक है।
तो देखिए आपको पता होगा कि जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? तो ये 1564 में हुई थी, 1564 में हुई थी। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। ये सभी आपका सुमेलित है, ठीक है, ये सभी आपका सुमेलित है, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए धर्म संसद की स्थापना, मजहर की स्थापना और नौरोज़ उत्सव का पुनरुद्धार और दीन इलाही धर्म की घोषणा ये कब कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, जो जानते हैं उसी को पहले बनाएंगे। देखिए दीन ए इलाही ये कब किया गया था? दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? दीन ए इलाही, ये जो जानते हैं उसका आप लोग पहले जवाब देंगे, कि तभी इस तरह का सवाल में जो जानते हैं उसको पहले टिक करेंगे तो ज़्यादा सही होने की संभावना हो जाएगा। देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना ये आपका ये 1575 में हुआ था, ठीक है। 1575 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। उसके बाद ये धर्म संसद 1582 और ये मजहर की स्थापना 1580 और नौरोज पुनरुद्धार की स्थापना 1579। देखिए मॉडर्न इंडिया से अधिक प्रश्न रहता है, उसके बाद फिर मेढावल से रहता है। मेढावल से भी लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न देखा जाएगा, तो आप लोग मेढावल भी अच्छे से पढ़ें और मॉडर्न इंडिया भी लगभग में। और प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से इससे प्रश्न एकदम रहता ही रहता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित? बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, टोडरमल ये दहसाला बंदोबस्त से संबंधित। टोडरमल कौन था? ये अकबर के दरबार में ये वित्त मंत्री था। टोडरमल ये वित्त मंत्री के पद पर था अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर के दरबार में यह वित्त मंत्री के तौर पर था। अब चलिए देखते हैं कि बीरबल क्या है। बीरबल तो ये राजा अकबर के दरबार में सलाहकार थे, ठीक है, ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। इसका मूल नाम अगर पूछे तो क्या था? तो महेश दास था। इसका मूल नाम क्या था? महेश दास था। और यह बहुत तेज़ दिमाग का था। इसे आप लोग याद रखेंगे कि अकबर का ये सलाहकार था, ठीक है, दरबारी सलाहकार था, ये नौरत्न में से एक था। अब है कि अबुल फजल कौन था? तो ये अकबर के नवरत्न में से ये भी एक थे, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर पूछे तो अबुल फजल इब्न मुबारक ये नाम था इसका, ठीक है, अबुल फजल इब्न मुबारक। और इसकी प्रसिद्ध रचना अगर पूछे, इसकी प्रसिद्ध रचना तो अकबरनामा या आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अबुल फजल का ये सब महत्वपूर्ण रचना था, अकबरनामा और आपका अकबरनामा, एक मिनट, अकबरनामा और ये अकबरी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग, चलिए दहसाला बंदोबस्त हो गया। चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 12। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। और मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक तरफ शिव के बैल की आकृति तथा देवनागरी में पृथ्वीराज लिखा हुआ है, ठीक है, पृथ्वीराज लिखा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके सिक्के पर इसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की भी आकृति बनी हुई है। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं आपका। अब चलिए यहाँ तक अब हिस्ट्री आपका खत्म हो गया। अब आपका पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लगभग देखिए 12 क्वेश्चन आपका तीनों हिस्ट्री से मिला करके सबसे ज़्यादा मॉडर्न से है। चलिए, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत को संगठन करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, 48, 40, 51। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगर पूछे अनुच्छेद 32 तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं कि
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो ये लोकसभा में जितने सदस्य चुन के जाते हैं वो सभी मिल करके लोकसभा स्पीकर करने के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है, ठीक है, निर्वाचन करता है उसका। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर है कि संविधान लिखित है। भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस बेस पर है? प्रजातंत्र हम उसे कैसे मानेंगे? तो वही संविधान लिखित है या यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकार चुनने एवं बदलने का अधिकार है। यही तो प्रजातंत्र है कि प्रजा यहाँ पर मालिक है कि किसी भी नेता को किसे चुनना है, किसे हटाना है, ये सभी जनता को अधिकार प्राप्त है, यानी कि प्रजा को अधिकार प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर प्रजातंत्र के लिए सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? जब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी कारण हैं ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर। ये हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, बाह्य आक्रमण के भी आधार पर, युद्ध के भी आधार पर ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस किस अनुच्छेद में है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस किस अनुच्छेद में है? अगर देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल, देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुच्छेद वो 352 है। 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कितना? तो 352 के तहत। और 356 के तहत क्या होता है? 356 के तहत, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और अगर पूछे कि वित्तीय आपात, तो ये अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? सवाल यह कह रहा है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, जो कि दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आपको पता होना चाहिए पहले स्थान पर कौन है? यूपी है, ठीक है। यूपी में कितना सीट है? 80, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, 42 है। उसके बाद आपका फिर बिहार आता है जो कि 40 है। तो इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन में देखिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितना है, महाराष्ट्र में कितना है और मध्य प्रदेश में कितना है। महाराष्ट्र में आपका कितना है? तो ये आपका 48 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 29 है और बिहार में 40 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से बता दिए। तो देखिए आपको पहले बिहार के बारे में पूरा याद रखना पड़ेगा कि बिहार में कितना है, ठीक है। बिहार में अगर लोकसभा का अगर बात करें तो लोकसभा में 40 है। अगर राज्यसभा का बात करें, राज्यसभा में आपका 16 है। और विधानसभा का बात करें तो 243 है। और अगर विधान परिषद का बात करें, ठीक है, विधान परिषद का बात करें तो ये आपका विधान परिषद में कितना है? 75 है। तो ये आप लोग पूरा याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243 और विधान परिषद ये आपका 75, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद में कौन से राज्य की विधानसभा का निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है? यानी कि भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधानसभा की निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? 170, 176, 178, इनमें से कोई नहीं। 18 का कौन सा हो जाएगा? तो 18 का 170 जो है ये राज्य में विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, 170, ठीक है। और 176 जो है ये राज्यपाल को विशेष अभिभाषण के लिए संबोधित करता है, ठीक है। विशेष और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है
किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार। ठीक है, किस राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए विधान परिषद वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और यूपी। ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, इतने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, इतने राज्यों में विधान परिषद है। अब देखिए इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर नहीं भी जान रहे हैं तो देखिए कैसे क्वेश्चन को 50-50 कर देंगे। यूपीएससी वाला लॉजिक लगाएंगे कि देखिए पहले जो हो सकता है उसे रखेंगे, जो नहीं हो सकता है उसे काट के हटा देंगे। देख लिए आप लोग को पता होगा बिहार में विधान परिषद है, तो देख लेंगे कि ऑप्शन 4 छोड़ के जो ऑप्शन 4 जिसमें है वो सही है, यानी कि ए सही है या तो डी सही है। ये दोनों आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, ये दोनों किसी भी हालत में नहीं होगा। अब अगर आप केरल नहीं भी जान रहे हैं तो अगर आप बिहार मारेंगे तो 50-50 का रेशियो हो जाता है सही होने का, 50-50 का। अगर आप ए मारते हैं तो आपका गलत, डी मारते हैं तो आपका सही, और बी और सी तो ऐसे ही आपका ख़त्म हो गया। तो इस तरह का भी आप लॉजिक लगा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग का सही होने का चांस 50-50 रहता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सिर्फ बिहार में इन सभी में से विधान परिषद है। ठीक है, इन सभी में से सिर्फ बिहार में विधान परिषद है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, देखिए सवाल क्या कर रहा है, विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किस राज्य में, किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की संरचना का विघटन कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, कौन कर सकता है, सवाल ये है। तो देखिए उस राज्य की विधानसभा के द्वारा विघटन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए है। बी, केंद्र संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो ये ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय संसद के द्वारा विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ठीक है, केंद्र संसद के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाया जा सकता है अथवा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका आ गया महात्मा गांधी का सवाल। महात्मा गांधी इस चीज़ के बहुत पक्षधर थे। चलिए सवाल है आपका अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता और गरीबों का उन्मूलन। क्या हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा आपका? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ठीक है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ठीक है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि ये कार्यक्रम क्या है। ये सबसे पहले महात्मा गांधी का ये विचार था, महात्मा गांधी द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब ये शुरू की गई थी? ये पूछता है कि ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1977 से 1978 में 8 तक ये शुरू किया गया था। ठीक है, 1970 से 78 के बीच शुरू किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है, तो देखिए पंचवर्षीय योजना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कुछ टॉपिक है जो कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक इससे पूछेगा। जैसे कि आपका दर्रा हो गया। ठीक है, दर्रा से आपका प्रश्न रहेगा ही रहेगा। वायुमंडल से गैस वगैरह सबसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये सब टॉपिक का आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एकदम गजब मेथड है और गजब तरीका से ट्रिक वगैरह सब, जो कि आपको एक बार वीडियो देखेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए गारंटी है कि हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, वायुमंडल वाला दोनों का है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देखिएगा। और बिहार सचिवालय सहायक का जितना भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम पूछा गया है प्रीवियस ईयर वाले में, तो वो प्लेलिस्ट में वीडियो है, सारा डिटेल है, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। डायरेक्ट देख लीजिए कि जितना एग्जाम पूछा गया है 150 में से आपका कम से कम 10 क्वेश्चन रिपीट होगा। 10 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन आपका हाथ में है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो ही देखिए, इन वीडियो देखने से क्या होता है, ज़्यादा सुनने से ज़्यादा याद होता है, पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा याद होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
90 से 95, 92 से 97, 91 से 96, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 92 से 97 तक थी, ठीक है। 92 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। चलिए, भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? चमड़े का सामान, कपड़े, चाय, चावल, ठीक है। तो कौन सा वस्तु सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात यानी कि बेचा जाता है? तो कपड़ा, कपड़ा सबसे ज़्यादा बेचा जाता है, कपड़ा, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत सबसे ज़्यादा कपड़ा का निर्यात करता है, कपड़ा का निर्यात करता है सबसे ज़्यादा कपड़ा का। चलिए, अगला सवाल है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिक गेहूं कौन उपजाता है? तो ये तो खैर बहुत इजी प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगर पूछे दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो आपका दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर आपका हरियाणा है, ठीक है। तीसरे स्थान पर आपका हरियाणा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? सबसे पहले आप एक बात बताइए कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य में ये तीनों में से कौन कौन सा शामिल? निजीकरण, भूमंडलीकरण और ये ऑप्शन नंबर ए आपका, ये तीनों में से कौन सा हो जाएगा? तो ये तीनों ये लक्ष्य था, ठीक है। तीनों लक्ष्य था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं कि मधुबनी चित्रकला। देखिए, दो चित्रकला है जो कि बहुत पूछा जाता है, पटना कलम शैली और मधुबनी चित्रकला। इसका जितने भी इतिहासकार हैं आप लोग इसका पूरा नाम याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, सवाल है आपका कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन थे? पहला है आपका कौशल्या देवी, दूसरा है सिया देवी, तीसरा है शशिकला देवी, चौथा है सभी। तो 26 का कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण चित्रकार थे, महत्वपूर्ण कलाकार थे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? ये अगर कोई बिहार के स्टूडेंट है उसका ये कभी गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए, महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है बिहार का? तो बिहार का महत्वपूर्ण त्यौहार छठ है, ठीक है। महत्वपूर्ण त्यौहार छठ है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब 28 का है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 178, 189, 153, 173। तो ये देखिए, बीपीएससी में सवाल पूछा गया है ये सवाल, और यहाँ भी दे दिया गया है। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 173 फीट। 173 फीट समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। देखिए कैसे, अगर हम मैप पे अगर देखें तो ये आपका ठीक है, ये आपका हो गया बिहार, ठीक है। और इधर आपका हो गया समुद्र। तो यहाँ से बिहार की ऊंचाई 173 फीट, यानी कि बिहार यहाँ है तो समुद्र यहाँ है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये 173 फीट है। चलिए, अब हम अगला सवाल देखते हैं। पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय है, तो देखिए स्थानीय समय है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका पूरा मैप है, ठीक है, ये जो मैप है, ये जो भारत का जो मानक समय रेखा जो गुजरा हुआ है ये मिर्ज़ापुर के आसपास से, तो इससे पटना आगे है या पीछे है? तो पटना इधर पूरब में है, और सूर्य जब भी उगता है तो पूरब की तरफ से ही उगता है, इसलिए तो भारत का मानक समय, पटना का मानक समय जो है भारत के मानक समय से आगे है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? सारे 80 डिग्री, 86 डिग्री, 82 डिग्री, 81 डिग्री। तो 30 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बताइए। तो देखिए, इसका जो है क्या पूछ रहा है? देशांतर पूछ रहा है। देशांतर क्या होता है? 83 डिग्री। देखिए, देशांतर क्या होता है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के बीच होता है, ठीक है। 83 से लेकर के 88 तक होता है। तो पूछ रहा है इसके बीच में, तो 83 से 88 के बीच कौन सा है? 83 से 88 के बीच ऑप्शन नंबर बी, 86 डिग्री।
86 डिग्री है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी हो जाएगा सही। देखिए विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, तो मुंगेर से कहलगांव, मुंगेर से पीरपैंती, मुंगेर से साहिबगंज, पटना से मुंगेर। तो देखिए ये गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो भागलपुर क्षेत्र के हैं, तो उसे तो ये पक्का ये पता होगा, ये भागलपुर से कहलगांव। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कलरव, ये बहुत ही ये चर्चा का विषय था बीच में, ठीक है, और अभी भी ये चर्चा का विषय ही है कलरव। ये कलरव क्या है, यह एक राजकीय पक्षी महोत्सव है, ठीक है। देखिए इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से पहले आप लोग इसे टिक इसका देख लीजिए, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए है 32 का। अब देखिए कि कलरव क्या है, ये विदेशी पक्षियों के लिए, ठीक है। ये इसका पहला अगर पूछे राजकीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ था, मुंगेर में हुआ था, मुंगेर में हुआ था। अब पूछे कि अब दूसरा, पहले ये मुंगेर में हो चुका है, अब दूसरा जो है ये भागलपुर ज़िले में, भागलपुर ज़िले में ये आपका नौगछिया में, भागलपुर ज़िले के नौगछिया, ठीक है, नौगछिया के जगतपुर, नौगछिया से एक जगतपुर गांव है, वहीं पर इस बार कलरव पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किया गया है इस बार, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ये भागलपुर ज़िले में, भागलपुर ज़िले के नौगछिया के जगतपुर गांव में होने जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1988, 1993, 1989, 1995। तो ये कब हुई थी राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1989। 1989 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, 1989 में, ठीक है, 1989 में हुई थी। इसका और पूछे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो 335.65 वर्ग किलोमीटर, नहीं किलोमीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। देखिए दर्रा से आपका प्रश्न तो पूछ दिया, इसलिए मैं आपको बोला था कि दर्रा से प्रश्न पूछा जाता है। तो दर्रा का वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। एक क्वेश्चन श्योर है, देखिए एग्ज़ाम में, देखिए एक क्वेश्चन एक सही पे 4 मार्क्स है, और रिजल्ट अगर बनेगा भी तो देखिए 0.1 मार्क्स से भी कोई चूक सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर इससे कितना ज़्यादा है। तो दर्रा वाला वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार में ही वो वीडियो पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, सिपकिला, जोजिला, नाथुला, जेलेपला। जो वो वीडियो देखे होंगे उससे ये पूरा याद होगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो सिपकिला दर्रा स्थित है। अब पूछे नाथुला, जेलेपला, तो ये सिक्किम में, ठीक है, और जोजिला ये आपका कश्मीर तरफ है, ठीक है। चलिए देखिए सेरीकल्चर का संबंध किससे, लाख से, रेशम कीट से, मधुमक्खी से, मछली से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो ये रेशम कीट से, रेशम कीट का संबंध सेरीकल्चर से है। अब मधुमक्खी का पीसी कल्चर, ठीक है, नहीं मधुमक्खी का एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर, और मछली का पीसी कल्चर। कैसे याद रखेंगे मधुमक्खी, मछली का, देखिए मछली अगर हम लोग जब भी खाते हैं तो पीस में ही खाते हैं, तो पीसी कल्चर, मधुमक्खी एपी कल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है 36 से आपका, एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश का निवासी है, ठीक है। तो ये टेगा प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, सवाना प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये टुंड्रा प्रदेश के निवासी है, और ये बहुत लंबे क्षेत्रफल तक फैले हुए हैं, ठीक है, ये बहुत लंबे क्षेत्रफल तक फैले हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करती है, समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान और समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दाब। तो ये समान समदाब रेखाएं, देखिए वायुमंडल से भी आपका प्रश्न पूछ दिया गया है, वायुमंडल का भी वीडियो है, अगर वो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो एक बार में ये सवाल आपका बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समान वायुमंडलीय दाब, समान वायुमंडलीय दाब ये समदाब रेखाएं को प्रदर्शित करती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, यांगत्सिकियांग और हुआंगहो और आमूर और साल्विन, ठीक है, साल्विन। ये चारों में से कौन सा हो जाएगा, देखिए चीन का शोक नदी किसे कहते हैं, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं, ठीक है, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं, और हुआंगहो नदी को हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं और लंबाई के हिसाब से ये विश्व में 7वां स्थान रखती है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से ये विश्व में 7वां स्थान रखती है। अगर पूछे कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए यांगत्से ये चीन की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुछ लंबाई पूछें तो 6300 किलोमीटर। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, या कहें कि 2500 किलोमीटर भी होता है तो गंगा नदी है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, पनियान, राजी और आपका अगला है आपका इरुला, कौन सा हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। ये आपका भारत के मध्य भाग यानी कि मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये गोंड जनजाति जो है ये भारत के यानी कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है गोंड जनजाति। यह इसकी संख्या पूरे भारत में लगभग 4 करोड़ है। ठीक है, 4 करोड़ है इस गोंड जनजाति की संख्या और इसका विशेष निवास क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश है। और इसकी भाषा कौन कौन सी है, हिंदी और गोंडी है। ठीक है, हिंदी और गोंडी, जो भाषा हम लोग हिंदी बोलते हैं वह इसकी भी भाषा है और इसका एक मूल भाषा एक गोंडी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय। कौन सा राज्य आता है आपका, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। सबसे पहले स्थान पर कौन है, केरल। ठीक है, केरल के बाद आता है मिजोरम। ठीक है, केरल के बाद कौन सा आता है, मिजोरम। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और मिजोरम में महिला की साक्षरता कितना है, तो 89.97% के आसपास। ठीक है, 89.97% के आसपास। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, पाल वंश। तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा आंसर। तो आप लोग को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, तो ये गुप्त वंश हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये धर्मपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए हम नीचे कुषाण है, कुषाण से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश। ये कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का ये संस्थापक है। और अगर पूछे कि आपका कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। ठीक है, और कनिष्क के समय में ही चौथी बोसंगीति हुई थी, कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और चौथी बोसंगीति का अध्यक्ष कौन बना था, तो ये आपका चौथी बोसंगीति का अध्यक्ष कौन बना था, तो वसुमित्र बना था। एक बार इसे अगर फिर से बोले तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस, सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। इसके समय में चौथी बोसंगीति हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। इतना आपको पॉइंट याद रखना है, काफ़ी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला देखते हैं। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। ठीक है, और इस दिन किसका निर्वाण हुआ था, निर्वाण किसका हुआ था, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, संत कालिदास और राजा अशोक। किसका हुआ था, तो ये इस समय भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस समय कौन, कार्तिक पूर्णिमा का समय था, और जबकि गौतम बुद्ध का जब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उस समय बैसाख पूर्णिमा की रात थी और ये कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। चलिए ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछे कि संत कालिदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कालिदास की मृत्यु ये श्रीलंका में हुई थी। किसी एग्जाम में पूछा जाता है कालिदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रीलंका में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपका अब करंट अफेयर्स शुरू हो गया और ये करंट अफेयर्स ये पिछले साल का नहीं है, पिछले साल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखते हुए इस करंट अफेयर्स का भी कॉपी बनाया गया है। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी देखें। तो ज़्यादा नहीं, 7 से 8 सवाल रहता है करंट अफेयर्स का। चलिए अगला सवाल है आपका, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम। तो 18वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्रुनेई में किया गया था, ब्रुनेई में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता था? चीन, इंडोनेशिया, जापान, कंबोडिया। तो ये थॉमस कप किसने जीता था? थॉमस कप ये जापान के द्वारा जीता गया था, ठीक है, जापान के द्वारा जीता गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? शिक्षा मंत्रालय, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय और व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? तो 45 का क्या हो जाएगा आपका? 45 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या हो जाएगा आपका? 45। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 30 मार्च 2021 को किस देश का 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया? किस देश में? 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई। संयुक्त अरब अमीरात को यूएई कहते हैं और ये आपका सऊदी अरब। ये चारों में से 46 का कौन सा हो जाएगा आपका? 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था हार्ट ऑफ एशिया में। आप लोग को कमेंट में जवाब देना है, अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया? छिछोरे, लक्ष्मी, लूडो और तान्हाजी। तो ये आपका तान्हाजी को दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था? तान्हाजी को दिया गया था, तान्हाजी को दिया गया था, ठीक है। 47 का आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? तो ये ज्ञानी जेल सिंह, गुलजारी लाल नंदा। तो ये तो आपका मिल ही गया ऑप्शन, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये अपना बिहार है, ठीक है। ये भारत का पहला राज्य है जो ई भंडारण प्रणाली को शुरू किया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? 9, 12, 13, 15। तो 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका जीके का प्रश्न पूरा समाप्त हो गया। अब देखिए आपका अगला जो है ये आपका साइंस का प्रश्न है, साइंस और मैथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस मैथ देखेंगे। देखिए अभी आपका एग्ज़ाम डेट 1 महीना है, 30 दिन में लगभग हम लोग 30 सेट कंप्लीट करेंगे, नहीं तो कम से कम 20 सेट तो पक्का करेंगे कंप्लीट, जो कि आपको 20 सेट में से कम से कम आपका इस 60 से 70 प्रश्न आपका ज़रूर वेरी करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।